जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर बात हो रही थी और हस्ब मामूल जो मामूल रहता है हमारे यहाँ का कि बिजली बंद हो जाती है। चलिए बहरहाल बिजली रिस्टोर हो गई है। तो बात करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आने वाले कुछ ही दिनों में कांस्टेबल की पोस्टों का एडवर्टाइज करने जा रहा है और उसके फौरन बाद प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की जो 700 से ज्यादा पोस्टें हैं वो भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को नए रिजर्वेशन रूल्स के साथ रेफर हो जाएंगी। उसके अलावा जेई सिविल जल शक्ति की 200 पोस्टें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आने वाले कुछ दिनों में रेफर होने जा रही हैं। कुछ एक पोस्टें आई थी लेकिन उसमें कुछ कानूनी कुछ लीगल चीजें ऐसी हैं जिनको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। उस रेक्टिफिकेशन के बाद वो पोस्टें एडवर्टाइज करवाई जाएंगी। उसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट की भी लगभग कोई 35 के करीब पोस्टें हैं जो रेफर हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को और आने वाले दिनों में इन पोस्टों का भी इम्तिहान होना तय है। और ये बात भी बिल्कुल तय है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किसी एजेंसी को एंगेज नहीं करेगा और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये तमाम इम्तिहान खुद कराएगा। इसके साथ में ये इतला भी मैं आपको दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पीएसआई का क्या होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि पीएसआई की पोस्टें जो हैं वो आने वाले कुछ ही दिनों में रेफर हो जाएंगी और हो सकता है अगले हफ्ते के रेफर हो जाएं। और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक कोशिश है कि इस महीने के खत्म होने से पहले एडवर्टीजमेंट्स भी इशू की जाएं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ा हुआ एक मामला, वो स्टूडेंट्स लगातार ये मांग कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए और 32 साल तक या 34 साल तक जो नौजवान हैं उन्हें इसमें मौका मिलना चाहिए। ऑलरेडी इस मामले का नोटिस जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिया है। इस मामले से जुड़ा हुआ जितना भी जो भी तथ्यात्मक चीजें हैं, जो भी फैक्चुअल चीजें हैं, वो चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के पास भी पहुंच चुकी हैं और उसके अलावा डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं वो चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन देकर 34 साल तक 34 इयर्स तक इसको किया जाए ताकि वो इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सके। अब हुकूमत 34 साल तक करती है या नहीं करती वो तो हुकूमत का मिजाज, लेकिन ये है कि मुल्क भर में है कि अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो अलग अलग राज्यों में 28 साल 26 साल तक जो है वो कर दिया गया। कई राज्यों में तो 28 साल के बाद पुलिस में नहीं लेते और कई राज्यों में 26 साल के बाद नहीं लेते, लेकिन फिर वहीं कुछ स्टेट्स हैं जहां पर आप 32-34 साल की उम्र में भी एक पुलिस ऑफिसर जो है वो भर्ती करने के लिए तैयार हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस मामले का निपटारा करें। उस बात का भी ख्याल करें कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतों के अलावा नौजवानों के पास दूसरा कोई साधन रोजी रोटी कमाने का नहीं है। और इस बात का भी ख्याल करें कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की शादियां भी नहीं हो रही। शादियां ना होने की वजह भी यही है कि उनके पास सरकारी मुलाजमत नहीं। हालांकि ये कोई किसी सर्वे में ये नहीं कहा गया कि शादियां इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सरकारी मुलाजमत नहीं मिल रही, लेकिन आंकलन यही किया जा रहा है कि जनाब, और ये भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक मिजाज है लोगों का कि लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो आप अगर कोई प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो बेकार आदमी है, इस आदमी के साथ कोई बात बनेगी नहीं, और उसके बाद वो तलाश में रहते हैं कि दूल्हा वो मिले जो सरकारी मुलाजमत करता हो ताकि हमारी बेटी का मुस्तकबिल जो है वो मुस्तकबिल उसका जो है वो ब्राइट हो, बड़ा रोशन हो। उस रोशन मुस्तकबिल की तलाश में कई माँ बाप टॉर्च लेकर और कई माँ बाप मोमबत्तियां लेकर घूम रहे होते हैं और फिर टॉर्च और मोमबत्ती और बल्ब और वो सब जब कामयाब हो जाते हैं और उन्हें कोई सरकारी मुलाजिम मिल जाता है तो उसके बाद फिर पूरी उम्र उनकी तगज़ब यही रहती है कि लड़की को ये समझाने में चली जाती है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ये हो गया तो कोई बात नहीं, रहना तो आपने उसी के साथ है, तो घर चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ, तो वो घर चले जाओ वाला काम चलता रहता है। फिर जिन माँ बाप की बेटियां सरकारी मुलाजिम होती हैं, मास्टर टीचर लेक्चरर लगती हैं, तो उनकी बाकी मांदा सारी जिंदगी अपनी बेटी की पोस्टिंग में चली जाती है कि जनाब मेरी बेटी का ससुराल वहां पर है और मेरी बेटी रहती यहां पर है, तो जनाब आप उसकी शादी जो है वो वहां पर उसकी पोस्टिंग वहां पे हो जानी चाहिए। और ये यकीन मानिएगा, और सिर्फ इतना ही नहीं कि बड़े सारे केस, बड़े सारे सीनियर ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट ये हो जाती है कि उन्होंने शादी तो एक पढ़ी लिखी और बड़ी, वैसे तो सभी लोगों की शादियां पढ़े लिखे लोगों से हो रही हैं, शादी की होती है मास्टर टीचर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, और बाद में
उनके लिए ये जबरदस्त परेशानी का बाइस बनता है। खुद पोस्टिंग लद्दाख में और उनकी अहलिया की पोस्टिंग डोडा में, या खुद उनकी पोस्टिंग जम्मू में और बेगम की पोस्टिंग रजौरी में। और फिर जब वो किसी जगह आ जाते हैं तो फिर उनकी पूरी कोशिश रहती है कि इसको मैं अपनी बेगम को अपने पास ले आऊं। तो वो एक परेशानी होती है। और बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा इस बात का, जिन्हें बुरा लगता है, जिन्हें ठीक नहीं लगता कि वो अपने किसी कलीग को फोन करके ये कहें कि भाई आप मेरी बेगम को फलां जगह से फलां जगह ले आएं, क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा ये होता है कि यार बेगम तो हैं टीचर, तो इनका काम होना चाहिए पढ़ाने का, तो मैं क्यों सिफारिश करूं। बहरहाल, लेकिन मामला फिलहाल ये कि स्टूडेंट्स को लेकर मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि एज रिलैक्सेशन को लेकर मैंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि कम से कम 32-34 साल तक तो कम से कम मौका मिलना चाहिए नौजवानों को। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जानते हैं इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो नौकरी देती है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, वो सरकारी मुलाजमत है। और यही नौकरी पक्की है, बाकी सारी नौकरियां कच्ची हैं। और रहा प्राइवेट सेक्टर की बात, तो प्राइवेट सेक्टर की शक्ल सूरत जम्मू कश्मीर में क्या है, मुझे लगता है उस पर ज्यादा दलील देने की या उस पर ज्यादा लेक्चरबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें हम लोग रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन का मामला यूं है जी कि कांस्टेबल की 4022 पोस्टें हैं और इन 4022 पोस्टों में से ओपन मेरिट के लिए यूं समझ लीजिए ना के बराबर ओपन मेरिट की, क्योंकि 60% पोस्टें इसमें से जो है वो चली जाएंगी रिजर्वेशन में। और उस 60% के बाद भी जो लिस्ट निकलेगी उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप उसमें ऐड कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल के बाद जो बच्चे अलग अलग कैटेगरी वाले हैं वो बच्चे ओपन मेरिट में भी सिलेक्ट होंगे। तो जब आप सब सारा कैलकुलेट करेंगे तो जिन बेचारों के पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं, जिनके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, जिनके पास कोई ट्राइबल सर्टिफिकेट नहीं, उन बच्चों की सिलेक्शन लिस्ट में तादाद 23 से 25% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और मैं हुकूमत को इस बात पर चैलेंज भी करता हूं कि अगर आप मेरे फैक्ट्स को, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 25 to 26% बच्चा ओपन मेरिट में बिना किसी, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होती, इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिलेक्ट होगा। अभी जो आपकी लिस्टें निकली हैं, आप उन लिस्टों में भी देखें कि 59% के करीब जो है आपके रिजर्व कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। और ये 59 भी किसी को 63, 64, 65 तक जाता है। और जब आप बड़ी लिस्टों में देखेंगे तो वो 70 को क्रॉस अभी कर रहा है। तो कल जब आप रिजर्वेशन के ये नए कवानीन इसमें जोड़ देंगे तो बच्चों के लिए और मुश्किल हो जाएगी। अब आप, जैसे मैं आपको बताऊं, ओपन मेरिट में आप देख लें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, इसमें 499 पोस्टें ओपन मेरिट में हैं। फिर 125 हो गई, 250 पोस्टें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, 100 पोस्टें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। अब ये दो वो कैटेगरीज हैं जिनके साथ बड़ी जबरदस्त ज्यादती हुई है। और इन कैटेगरीज को मान लीजिए कि ये तो डिजर्विंग है कि जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये 350 पोस्टें पहले ही आपके 1249 में से निकल गई। टोटल 1249 पोस्टें जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस है, इसमें से 499 ओपन मेरिट की, 125 ST1, 125 ST2, तो ये आपके आगे लगभग 250, और 100 SC, तो 350 तो SC ST को मिल गया। उसके बाद कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको बोला RBA, अभी तक ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत में कौन लोग हैं जिनका इंटरेस्ट ये कैटेगरी सर्व कर रही है। मतलब जब आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% दे दिया, आपने OBC को उनका हक दे दिया, अब OBC भी आ गया, EWS भी आ गया, उसके बाद क्या तुक बनती है RBA की। और जो कैटेगरी पूरे मुल्क भर में कहीं और नहीं है, अभी भी इस हमारे जम्मू कश्मीर में वो कैटेगरी है। और अब इस कैटेगरी की हम बात करें तो 125 RBA वालों के पास चली जाएंगी, 125 EWS वालों को, तो 250 ये भी हो गई, 50 LAC-IB। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पर है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रजौरी पुंछ में है। ऑलरेडी आपने रजौरी पुंछ को कवर कर दिया और आपने कह दिया पूरे का पूरा इलाका ST। अब जब पूरा इलाका ST, तो ये 50 जो आपने यहां पर 50 पोस्टें आपने मुख्तस कर दी, तो ये IB के लिए कर दे तो समझ में भी आता है कि चलो जी, इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू संभाग में ज्यादा है, रजौरी पुंछ में इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, तो चलिए IB का बेनिफिट बच्चों को मिलना चाहिए। अब 250 पोस्टें ये RB और EWS चली गई, 50 आपकी LAC में चली गई, 300 हो गई, OBC को 100 मिल गई तो 400 हो गई, 400 पोस्टें ये
اور 350 کے قریب قریب SC/ST، تو 750 پوسٹیں 1249 میں سے کیٹیگریز کو مل گئیں اور اوپن میرٹ کے پاس بچے صرف اور صرف 499 پوسٹیں۔ اب آپ خود اندازہ، اس کے بعد اوپن میرٹ میں بھی 499 میں سے لگ بھگ، میں زیادہ نہیں کہوں گا لیکن 100 بچہ جو ہے وہ ہوگا کہ جسے یہ فاروق احمد خان صاحب always comes with baseless news۔ یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے جب ان پڑھ اور کم عقل والے اور جنہیں نہ تو فیکٹس کا پتا ہے نہ فگرز کا پتا ہے، اور وہ اپنا جب کوئی کامنٹ کرتے ہیں تو مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا، اب آپ جب کیٹیگریز کا ٹوٹل کریں گے تو کیٹیگریز کا ٹوٹل آپ کا کتنا بنتا ہے؟ 350 تو SC/ST ہو گیا، اس کے بعد 300 آپ کا EWS RBA اور LSC ہو گیا، تو یہ 650 ہو گیا، 650 کے بعد 100 OBC ہو گئے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ بات کہاں پہنچی۔ اچھا، اس کے بعد کانسٹیبل ایگزیکٹو پولیس ڈویژنل کیڈر کشمیر، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے اس میں بھی SC کو 35 ہیں، اس میں بھی OBC کو 35، 44 EWS کو 440 پوسٹیں ہیں کیول کانسٹیبل ایگزیکٹو پولیس ڈویژنل کیڈر کشمیر کی۔ اب 440 پوسٹیں وہاں کے لیے ہیں، مختص کر دی گئی ہیں۔ ان 440 میں سے بھی کل 176 کے قریب جو ہیں وہ اوپن میرٹ کی ہیں، باقی سب ریزروڈ ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر میں بات کروں اس میں کانسٹیبل SDRF کی، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ 60 پوسٹیں جو ہیں وہ اوپن میرٹ میں ہیں، اور 60 کے مقابلے میں ریزرویشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لگ بھگ کوئی 60 کے قریب پوسٹیں ریزروڈ کے قریب ریزرویشن کی ہیں، اور 40 پوسٹیں یہاں اوپن میرٹ میں ہیں۔ کانسٹیبل اگر ڈرائیور کی میں بات کروں تو اس میں بھی ریزرویشن اوپن میرٹ میں کل 8 پوسٹیں ہیں، 12 پوسٹیں آپ کی ریزرویشن میں ہیں۔ فوٹوگرافر کی بات کروں تو 22 پوسٹیں ہیں، 9 ہی اوپن میرٹ کی ہیں، 13 یہاں پر ریزروڈ ہیں۔ اور اگر میں کانسٹیبل آرمڈ اور IRP کی میں بات کروں جن کی سب سے زیادہ تعداد اس میں اوپن میرٹ کے کل 675 ہیں، ٹوٹل 1689 پوسٹیں ہیں، اور 1689 میں سے جب آپ 675 باہر نکالتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ 675 پوسٹیں باہر نکلی تو 1014 کے قریب پوسٹیں جو ہیں وہ ریزرویشن والوں کو ملیں گی۔ اب اس ساری چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ایک اور مزیدار چیز اس میں آئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ حکومت نے یہ کیوں کیا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ کا قانون آیا، اس قانون میں آپ نے ڈسٹرکٹ کیڈر ختم کر دیا، اس قانون میں آپ نے ڈویژنل کیڈر ختم کر دیا۔ مطلب آپ نے کہا نہ ڈسٹرکٹ لیول پر سلیکشن ہوگی نہ ڈویژنل لیول پر اب سلیکشن ہوگی، جتنی بھی سلیکشن ہوگی وہ UT لیول پر ہوگی۔ اب یہاں پر جب آپ نے کہا کشمیر ڈویژن کے لیے اتنی پوسٹیں، جموں ڈویژن کے لیے اتنی پوسٹیں، تو کیا اس کا مطلب یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جموں ڈویژن کی پوسٹوں کے اگینسٹ کشمیر ڈویژن کا بچہ اپلائی نہیں کر سکتا، اور کشمیر ڈویژن کی پوسٹوں کے اگینسٹ جموں ڈویژن کا بچہ اپلائی نہیں کر سکتا؟ کیا یہ ہوگا؟ اگر یہ ہوگا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب آپ نے قانون میں امینڈمنٹ کری اور امینڈمنٹ کر کے آپ نے یہ کہا کہ جناب اب ساری پوسٹوں پر سارے جموں کشمیر کے بچوں کا حق ہوگا، تو پھر آپ نے کانسٹیبل کی بھرتی میں یہ جو آپ نے کانسٹیبل کی بھرتی میں ڈویژنل کیڈر کشمیر اور ڈویژنل کیڈر جموں کیا ہے، یہ آپ نے کیسے کیا ہے؟ یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ کیا پولیس کے کے لیے کوئی اور قانون ہے ریکروٹمنٹ کا، اور باقی جتنا بھی سول ہے اس کے لیے کوئی اور قانون ہے ریکروٹمنٹ کا؟ وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ کانسٹیبل ایگزیکٹو پولیس ڈویژنل کیڈر جموں وہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن؟ وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کانسٹیبل ایگزیکٹو پولیس کشمیر ڈویژنل کیڈر آپ لکھ نہیں سکتے، آپ سیدھا لکھتے کانسٹیبل ایگزیکٹو پولیس جموں، کانسٹیبل ایگزیکٹو پولیس کشمیر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر کشمیر کے بچے جموں کی پوسٹوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے تھے اور جموں کے بچے کشمیر کی پوسٹوں کے لیے بھی اپلائی کر سکتے تھے، جو نیا قانون ہے۔ اب یا کہیں حکومت کو اب تو نہیں یہ لگنے لگا ہے کہ جناب غلط ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ہم نے ڈسٹرکٹ کیڈر ختم کر کے ڈویژنل کیڈر ختم کر کے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو پریشان کر دیا۔ اب کٹھوا ڈسٹرکٹ میں سانبا کا لڑکا لگ رہا ہے، راجوری ڈسٹرکٹ میں ڈوڈا کا لڑکا لگ رہا ہے، کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں رامبن کا لڑکا لگ رہا ہے، اور کپواڑہ میں سانبے کا بچہ جا رہا ہے، بارہ مولہ میں یہ کٹھوا کا بچہ جا رہا ہے۔ تو کیا اب یہ پریشانی تو نہیں کہیں آنے لگی ہے؟
اور जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम पैरिटी की बात करें, अगर हम कानून की बात करें, तो कानून तो बिल्कुल साफ तौर पर यह कहता है कि ऐसा आप कर नहीं सकते हैं. गवर्नमेंट डज नॉट, लॉ डज नॉट गिव यू एनी रूट फॉर दिस. इसके लिए कोई रास्ता कानून नहीं देता. अच्छा, उसकी बात थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो हमें यह भी यहां पर मतलब मुझे समझ में नहीं ऐसा. अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. अब एसटी का जहां तक ताल्लुक है वो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया है और बाज़ाब्ता हुकूमत को भी कहा है कि जवाब दीजिए भाई. जो ST2 है वो भी देखना होगा कि उसका नतीजा वहां पर क्या निकलता है, बिकॉज दैट हैज बीन चैलेंज्ड. अब मेरी समझ से परे है कि हुकूमत आखिरकार आरबीए को इतना गले से लगाए हुए क्यों बैठी है. हुकूमत को आरबीए से इतनी मोहब्बत क्यों है. कौन लोग हैं जिनको आरबीए आज भी लगता है जस्टिफाइड है. कौन लोग हैं जिनको लगता है कि आरबीए ही एक रास्ता है. जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग जरूर होंगे जिन्हें महसूस होता होगा कि आरबीए इज अ वे आउट, जिनको ये महसूस होता होगा कि आरबीए को हमने खत्म होने नहीं देना है. अदरवाइज जिस आरबीए को लेकर मैं सरसरी तौर पर यह कह रहा हूं, हुकूमत इसमें बाज़ाब्ता रिसर्च करवा के, बाज़ाब्ता सर्वे करवा के मालूम कर सकती है कि आरबीए के साथ जो खिलवाड़ जम्मू कश्मीर में हुआ है वो शायद ही किसी कैटेगरी के साथ हुआ होगा. आरबीए के साथ क्या खिलवाड़ हुआ. जो नया एमएलए बनता था वो असेंबली में आकर कहता था सोशल वेलफेयर मंत्री को कि जनाब ये मेरे 15 गांव आरबीए में डाल दीजिए, जनाब ये मेरे 10 गांव आरबीए में डाल दीजिए. भाई आरबीए अगर आप किसी को दे रहे हैं वो तो जाहिर सी बात है किसी सर्वे की बुनियाद पर आप देंगे ना, कि आपने कुछ इलाकों का सर्वे किया, सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आपने क्या कहते हैं उसको आरबीए दिया कि जी इन पैरामीटर्स में गांव फॉल करता है इसलिए हम आरबीए दे रहे हैं. अब उन पैरामीटर्स को जो क्वालिफाई भी गांव नहीं करते आपने उन गांवों को भी आरबीए कहा. और जब आप ईडब्ल्यूएस ले आए हैं, जब आपने ऑलरेडी ओबीसी लाया, आपने सबको कवर कर दिया, राजौरी पुंछ में आपने सबको एसटी कर दिया, आपने एससी में कुछ और कास्टों को इंक्लूड किया, इसके बाद आरबीए को कंटिन्यू करने का क्या मतलब बनता है ये मेरी समझ से परे. अगर आप आरबीए का 10% खत्म कर देते हैं तो आपकी रिजर्वेशन 50% पर आ जाएगी और कुछ हद तक स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये ठीक है, कम से कम कुछ इंसाफ तो हमारे साथ हो रहा है. हालांकि उसके बाद भी स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती होगी. ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तमाशा है, ओवर एंड अबाउ वाला, ये इतना भयंकर तमाशा है कि आज नहीं 10 साल के बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर बाज़ाब्ता लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट करेंगे और कहेंगे ये कि जनाब ईडब्ल्यूएस का फायदा उन माली तौर पर कमजोर लोगों को नहीं हो रहा जिनको होना चाहिए, बल्कि उन लोगों को हो रहा है जिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए. यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट जो बन रहा है, क्या गवर्नमेंट के पास कोई तखमीना है मालूम करने का कि जो रिपोर्टें आ रही हैं, जिन रिपोर्टों की बुनियाद पर ईडब्ल्यूएस बन रहा है, वो किस हद तक सही रिपोर्टें हैं, वो किस हद तक फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं. कौन लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा लेकर जो है सिलेक्ट हो रहे हैं, इसको मुझे लगता है गवर्नमेंट को प्रोब करने की जरूरत है, इसको और स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है. और जो बेचारे हकदार हैं उन्हें हक नहीं मिल रहा. अब उसमें तमाशा देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है कि इलाके का मौके का रेवेन्यू का अफसर कौन है. अगर मौके के रेवेन्यू के अफसर की इच्छा हुई कि जनाब मैंने आपके गांव में फ्लैट ढूंढने की, तो फिर तो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा नहीं. और कई जगहों पर वो आकर फुट्टा लगा रहे हैं. फुट्टा लगाने की इजाजत किस कानून के तहत उनको मिली है, और कई जगहों पर बिना फुट्टा लगाए जो है ईडब्ल्यूएस दिया जा रहा है. तो ये डिस्पैरिटी है कि एक जगह पर आपको ईडब्ल्यूएस देने का आपका कानून अलग और दूसरी जगह पर ईडब्ल्यूएस देने का कानून आपका बिल्कुल अलग. नतीजा यह निकल रहा है कि जिस कैटेगरी का मकसद था कि जनाब कमजोर और माली तौर पर जो कमजोर लोग हैं, फाइनेंशियली जो लोग कमजोर हैं, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उनके बच्चे इस कैटेगरी के जरिए जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है. वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है. और इसी तरीके से जैसे मैंने आरबीए का आपको कहा, आप आरबीए पर जब कोई कमीशन बिठाएंगे और वो कमीशन जब आपको, वैसे तो करेगा कोई नहीं क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर अगर जम्मू कश्मीर में कमीशन बैठ गए तो यकीन मानिए सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन जाएगा. तो आरबीए पर जब आप कभी कमीशन बिठाएंगे, जब रिपोर्ट आपके पास आएगी, तो यकीन मानिए आप
आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको यह पता चलेगा कि आपके सिस्टम का पार्ट बनने के लिए लोगों ने किस तरीके से आरबीए का इस्तेमाल किया। आपने रिजर्वेशन लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने का एक टूल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन बन गया है लुक्रेटिव फ्रूट, रिजर्वेशन बन गया है वो एक फल जिसको हर एक खाना चाहता है, और जिसको ये फल मिला है वो कहता कि पूरी जिंदगी खाता रहूंगा, चाहे मैं अमीर आदमी हो जाऊं, अरबपति आदमी हो जाऊं, मेरे बेटे को भी इसका फायदा होना चाहिए, मेरे पोते को भी, और मेरे पोते की जो आगे जनरेशन होगी उसको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। यानी अमीर तरीन लोग जिनके पास अरबों रुपया घर में है, वो लोग भी कहते हैं, वो लोग भी रिजर्व कैटेगरी के जरिए सरकारी मुलाजमतों में आ रहे हैं। तो फिर ये आरबीए वाला कहता है कि जनाब, जब इन तमाम जातों में, इन तमाम ट्राइब्स में लोग आज भी मालदार होने के बावजूद, पैसे वाले होने के बावजूद वो लोग हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, तो जनाब मेरा क्या कसूर, मैं तो मैं भी आरबीए का पूरा फायदा लूंगा। हालांकि उसको मालूम होता है कि मैं आरबीए नहीं हूं, उसको मालूम होता है कि मैंने गांव के स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की, उसको मालूम होता है कि मैंने गांव के स्कूल में एडमिशन लिया था, सिर्फ मैं कभी वहां पढ़ा ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि जनाब मैं आरबीए के जरिए जो है सिस्टम का हिस्सा बनूंगा। तो ये चीजें जम्मू कश्मीर में हुई हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि ये, चूंकि जाहिर सी बात है नौजवान अभी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को देख रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता एक मसला बन सकता है जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद हुकूमत को इसकी परेशानी हो सकती है। तो सद्भाव करने का तरीका यह है कि इससे पहले कि आपको कानूनों में और ज्यादा बदलाव करने पड़े, इस रिजर्व रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया कैटेगरी का जो 10% है, इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाना चाहिए। किसी एरिया को अब बैकवर्ड कहने की कोई तुक नहीं बनती जब आपने कह दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस, जब आपने कह दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जब आपने कह दिया अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब आप अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी देखिए, जिस रजौरी पुंछ को आपने डिक्लेयर कर दिया कि यहां सारी आबादी एसटी है, पहाड़ी भी एसटी हो गए और गुजर बकरवाल भी एसटी हो गए, वहां अभी भी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाली कैटेगरी क्यों? कहां है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? कश्मीर वाली तरफ जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां कौन लोग उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रह रहे हैं? तो इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि स्टूडेंट्स में जो फ्रस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स जो परेशान है हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कसूर क्या है ओपन मेरिट वालों का। यानी हमारी बदकिस्मती यह है कि हम उन घरों में पैदा हुए जिन जातों को ऊंची जातें पता नहीं कहां से माना जाता है, क्या पैरामीटर से ऊंची जात की मेरी समझ में तो आज तक नहीं आए। ऊंचा नीचा ये सारी चीजें तो इंसान के इल्म की बुनियाद पर, उसकी समझ की बुनियाद पर, उसके इंटेलेक्ट, उसकी काबिलियत की बुनियाद पर होनी चाहिए। ये जाते वाते तो सिर्फ इस चीज के लिए होनी चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए भाई कौन आदमी है, फला आदमी है, बस नाम और जात, इसके अलावा और कोई कहानी आगे मेरी समझ में नहीं आती कि जब फला खानदान में पैदा हो गए तो हम फला हो गए, और उस खानदान में नहीं पैदा हो गए तो हम कुछ और हो गए। लेकिन उसका कतन ये मत, और ये कोई तखमीना नहीं होना चाहिए कि आप जात की बिना पर यह तय करें कि कौन क्या है। आप उसके काम, उसकी काबिलियत, उसकी लायकी की बुनियाद पर तय करें कि कौन आदमी क्या है। सो दैट इज वाई, इसीलिए मैंने कहा आपको कि यह हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में बवाल बनने जा रहा है। स्टूडेंट्स परेशान, और आप ये भी देखिए कि स्टूडेंट्स परेशान हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहां निकाल रहे हैं, ट्विटर के ऊपर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतनी जगह पर जब जितनी जगहों पर टैग मुझे वो करते हैं, मैं सारे वो टैग पढ़ता हूं। एलजी के दफ्तर में लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? ये जो टैगिंग हो रही है, ये आगा सैयद रूहुल्लाह क्यों नहीं पढ़ रहे? नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत क्यों नहीं पढ़ रही? या मजा आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को कि जनाब ठीक है, स्टूडेंट्स परेशान ही रहने चाहिए जब तक हमारी हुकूमत नहीं बनती। हमारी हुकूमत बनेगी तो हम रहबर ले आएंगे, हमारी हुकूमत बनेगी तो हम डेली वेजर का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, हमारी हुकूमत बनेगी तो हम फिर से बैकडोर वाला सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, हम दोबारा रिवाइव करेंगे सारी कॉर्पोरेशनों को, और फिर कॉर्पोरेशनों में अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमको ठीक लगेगा उन लोगों को मुलाजमत भी देंगे। ये इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगे, मैंने नहीं लगाए। ये इल्जाम तमाम अखबारों में है, और पुरानी सारी रिपोर्टें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप कहेगी तो एक एक करके मैं हर एक रिपोर्ट पर एक स्टोरी कर सकता हूं, जिससे उनको ये पता चलेगा उनके दौर में क्या कुछ हुआ है। हो सकता है लीडरशिप ने न किया हो, अफसरों ने किया हो, पर हुआ तो है। अगर 2 लाख 2.5 लाख के करीब आज डेली वेजर, कैजुअल और बाकी तमाम लोग हैं, तो वो आए कहां से? वो तो सिस्टम का पार्ट बने हैं। तो इसलिए मामला बिल्कुल साफ ये है कि रिजर्वेशन जो 50% को क्रॉस कर गई है, इस रिजर्वेशन को दुरुस्त करने के लिए, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो कैटेगरीज इस बुनियाद पर हैं कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है,
उन कैटेगरीज पर बाज़ाब्ता कमीशन बैठने चाहिए और मालूम होना चाहिए किनको दिया जा रहा है। आरबीए कैटेगरी का वक्त खत्म हो चुका है। इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पस। इंस्टेड आरबीए अब सिर्फ और सिर्फ, पहले भी यह सियासत थी और आज भी आरबीए सियासत का हिस्सा है। बीजेपी वाले भी डरते हैं कि जनाब अगर खत्म की तो न जाने हमारा वोट खिसक जाएगा। कांग्रेस वाले डरते हैं कि अगर हमने आरबीआई के खिलाफ कुछ बोला तो कहीं हमारा लोग गला न दबा दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी यही कहते हैं हम तो इक्तदार में आ रहे हैं, हम कैसे बोल सकते हैं, लाई तो हम ही ने है, ये आई हमारे ही दौर में है ये। तो अब ये सब इस बात पर जब तक वो बात करेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं। और रही बात, जैसे मैंने आपको 10% जो एसटी का कोटा जो 20% के करीब करीब हुआ है, वो तो कोर्ट में उस पर जो फैसला होगा वो आएगा तो पता चल जाएगा कोर्ट क्या उसके बारे में सोचती है। लेकिन फिलहाल नौजवान परेशान हैं। लेकिन नौजवानों के लिए खबर सिर्फ इतनी कि कांस्टेबल की पोस्टें आने वाले कुछ दिनों में एडवर्टाइज होने जा रही हैं और हफ्ते 10 दिन तक, या मान लीजिए इस महीने इसके खत्म होने से पहले पहले पीएसआई की पोस्टें भी एडवर्टाइज हो जाएंगी। और उसके अलावा जेई सिविल जल शक्ति की पोस्टें आ चुकी हैं। लॉ की पोस्टें भी, लॉ डिपार्टमेंट ने भी कुछ पोस्टें भेजी हैं और उसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट भी आने वाले कुछ दिनों में पोस्टें एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहें। आप लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और बाकी सब जगहों पर जो मैसेज मुझ तक पहुंचाते हैं वो सारे मैसेज मैं पढ़ता हूं। लेकिन तबीयत के साथ और सेहत के साथ जो आंख में चोली है वो चल रही है और वो चलती रहेगी। वो उसके साथ लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो उस वजह से जो है एन उसी वक्त आप तक से हुकूमत तक की बात को पहुंचाना मुमकिन नहीं हो पाता। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, बड़े काबिल और बड़े लायक 5 MP इस बार बने। मियां अल्ताफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पढ़े लिखे और बड़े काबिल आदमी है। आगा सईद रूहुल्लाह बड़ी खूबसूरत तकरीरें जो हैं वो लोकसभा में कर रहे हैं और उन्हें बड़ी फिक्र है जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। बारामुल्ला से इंजीनियर रशीद तो कैदोबंद में है, उनसे कोई तवक्का रखना मुझे लगता है कोई उसका मतलब नहीं बनता। उसके अलावा जम्मू से खुद एक सहाफी रहे हुए, जर्नलिस्ट रहे हुए, काबिल तरीन आदमी और एमओएस इन पीएमओ और एक बड़े जबरदस्त और कमाल के लिखारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुझे लगता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इवन वो भी इस पर बात कर सकते हैं। तो अगर ये तमाम लोग मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी के बावजूद अगर वेब पोर्टलों के जरिए हुकूमत को पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की परेशानियां क्या हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये बहुत अफसोस का मकाम है। फिर जो जिम्मेदारी उनकी है वो जिम्मेदारी को मुझे लगता है ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं।